आरआरबी एएलपी का जो फॉर्म है वो तो निकल चुका है और पिछले 2 साल में जितना भी रेलवे एग्जाम करवाता है, मैं 5 से 6 महीने पहले आपको एकदम क्लियर बोलता हूं, देखो इतना पढ़ोगे, ऐसे पढ़ोगे, आप देखना एग्जाम के दिन आपका यही पेपर आएगा। और आरआरबी एएलपी का जो फॉर्म निकला है, जो काफी लोग फिलअप कर रहे हैं, मैं एग्जाम से ना 4-5 महीने पहले बोल रहा हूं, देखना आपके एग्जाम में भी यही पेपर आने वाला है, आप देखना। और लेकिन सबसे पहले बात याद रखना, देखो फॉर्म फिलअप करने से एग्जाम नहीं निकलता। सबसे पहले दिमाग में एक बात याद रखना, जो फॉर्म निकलता है ना, तो बेरोजगारी का कलंक आपके माथे पर लिखा हुआ है ना, इसको मिटाने वाला फॉर्म है। वरना आप इस फील्ड में कितना भी ईमानदारी से पढ़ लो, कितना भी स्ट्रगल कर लो, कितना भी मेहनत कर लो, अगर आपका एग्जाम नहीं निकला ना, वो जो कलंक है ना, आप अपने मेहनत को जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर एक शब्द में बोलूं तो एक बात याद रखना, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट, तो एग्जाम का जो फॉर्म निकला है ये ना 15 तारीख से भरना स्टार्ट हो चुका है। सबसे अंतिम जो डेट है ना, वो है आपका क्या, 14 जून। 14 जून से पहले आपको फॉर्म फिलअप कर देना है, सबसे पहला बात। दूसरा बात आपको याद रखना है, अगर आपका उम्र 18 से 30 साल के बीच में है तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 11,000 जो है वो भर्ती निकला है, ये पॉइंट भी आपको पता है। दूसरी बात याद रखना, ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। बहुत लोगों को क्या होता है, भैया एज लिमिट क्या है, इसमें थोड़ा सा डाउट रहता है। सबसे पहले देखो, हर सरकारी नौकरी में तो एसटी एससी है उनको 5 साल का छूट मिलता है, ओबीसी वाले को 3 साल का, जनरल और उनको कोई छूट नहीं मिलता है। तो उस हिसाब से अपना उम्र देख लेना। सबसे पहले बात बोल दे रहा हूं, अपर एज लिमिट की बात करूं, अगर आप जनरल से हो तो आपका जो जन्म है ना, वो 2/7, यानी आप क्या बोल रहे हैं, 2/7 मतलब 2 जुलाई 1996 से पहले नहीं होना चाहिए। अगर इसके पहले आपका जन्म हुआ है तो आप ये फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। अब अपना सर्टिफिकेट निकाल लो, देख लीजिए। उसके बाद अगर ओबीसी नॉन क्रीमिलियर है तो अगर 2/7/1993 से पहले आपका जन्म हुआ है, आप ये फॉर्म को नहीं भर सकते। के बाद हुआ है तो फॉर्म भर सकते हैं। अगर वहीं एससी एसटी की बात करें तो 2 जुलाई 1991 से पहले अगर आपका जन्म है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, ये चीज आपको एकदम क्लियर हो गया होगा एज को लेकर। अब बस डेट ऑफ बर्थ निकालना है और मिला लेना है। दूसरी बात करूं ना, तो देखो फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको 500 रुपए देने, अगर ओबीसी से हो या जनरल कास्ट से हो। लेकिन रेलवे बोलता है 400 रुपए रिफंड मिल जाएगा। अब कितने लोगों को मिलता है, बहुत लोग को नहीं मिलता है, ये किसी से बात छुपी नहीं हुई है। लेकिन अगर आप एससी एसटी एक्स सर्विसमैन या महिला हैं तो आपको 250 रुपए मिलेगा और ये 250 रुपए आपके अकाउंट में दोबारा रिफंड आ जाएगा। लेकिन शर्त यह है, आपको सीबीटी 1 एग्जाम में अपीयर्ड होना है। ठीक है, अगर तीसरे पॉइंट की बात करूं, देखो सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत सिंपल है, सबको पता है भैया। मोटा मोटी 5 चरण में एग्जाम होगा। मतलब चरण का मतलब पहला आपका सीबीटी 1 होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट बैठेंगे, मतलब 11,000 अगर आपका सीट है ना, तो 15 गुना बच्चे सीबीटी 2 के लिए चुने जाएंगे। अब 11 इंटू 15 कर लो, 165, यानी 1,65,000 प्लस बच्चे जो है सीबीटी 2 के लिए चुने जाएंगे। उसके बाद सीबीटी 2 से यहां जाएंगे, यानी 8 गुना बच्चा, तो इसका 8 गुना निकाल लो। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात करें ना, ये वाला पॉइंट देखो, इस बार सब कुछ चेंज हो चुका है। मतलब आप एक चीज नोटिस करोगे, सबसे पहले तो आपको यह मालूम ही होगा कि पिछले साल भी 1 घंटा आपका जो एग्जाम था वो 60 मिनट 1 घंटे का एग्जाम था। ये सीबीटी 1 75 नंबर के आपके क्वेश्चन थे और हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा और गलत क्वेश्चन के लिए 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग है, ये सबको पता है। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो ये है, इस बार सिलेबस में देखो, अब पता नहीं रेलवे क्या करेगा नहीं करेगा, नहीं पता, क्योंकि इस बार ना करेंट अफेयर जनरल अवेयरनेस के बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया गया है फुल नोटिफिकेशन में। इसका सीधा सीधा मतलब है सीबीटी 1 में करेंट अफेयर नहीं आएगा। दो आप सुन रहे हो, एकदम क्लियर मेंशन किया गया है। आप देखोगे कि जो आपके टॉपिक कवर किए गए, मैथ में क्या पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। मैथ में कोई चीज इन्होंने छोड़ा नहीं है, हर चीज आपको मैथ में पढ़ना है। ठीक है, अगर रीजनिंग की बात करें तो इसमें भी आपको हर एक चीज पढ़ना है।
रीजनिंग बाबू आपको हर एक चीज, रीजनिंग की हर एक चैप्टर आपको पढ़ना है। उसके बाद देखो ए बी सी, डी का जिक्र नहीं है, और सी में क्या बोला है, जनरल साइंस द सिलेबस अंडर दिस सेल कवर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th लेवल स्टैंडर्ड। इसका मतलब आपको मैथ, रीजनिंग और साइंस पढ़ना है। जनरल अवेयरनेस यानी स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करेंट अफेयर, ये सब नहीं पूछेगा अकॉर्डिंग टू रेलवे नोटिफिकेशन। तो एक बात याद रखना, एग्जाम से ना मैं लगभग आज ही बोल दे रहा हूं, देखो अगर आप मैथ रीजनिंग अपना बहुत स्ट्रांग करना, बहुत ज्यादा, क्योंकि इसके वेटेड बहुत ज्यादा रहेंगे। आप मान के जो 75 नंबर क्वेश्चन है ना, और आपको साइंस कुछ नहीं पढ़े हो, साइंस आप पढ़े नहीं हो ना, तो आप ये लिख कर ले लो 75 में ना 50 से मिनिमम बता रहा हूं 55 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से आएगा, और इतना स्कोर कर दिए तो आपका सीबीटी 1 निकल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं बोल रहा कि साइंस नहीं पढ़ना है, पढ़ना है दोस्त। और ये भी बोल दे रहा हूं मैथ रीजनिंग ना, देखो जो 2025 का रेलवे एग्जाम करवाया ना, बहुत सारा एग्जाम करवा रेलवे, अब 2025 का ही पेपर आपको पूरा पढ़ कर नहीं जाना है। बहुत लोग क्या करते हैं ना, एग्जाम से पहले PYQ कर लेते हैं मैथ रीजनिंग, एकदम गलत धारणा है। क्योंकि आप अगर, हालांकि मैं हर एग्जाम का शिफ्ट वाइज पेपर देखता हूं, रेलवे कोई भी एग्जाम करवाता है, आप एक नोटिस करोगे 25 में जितना भी रेलवे एग्जाम करवाया ना, सेक्शनल कंट्रोलर मान लो, कंट्रोल बोल रहा हूं, ALP टेक्नीशियन, RPF, KE, NTPC, ग्रुप डी, जितना भी एग्जाम करवाया रेलवे, मैथ रीजनिंग के पेपर ऑलमोस्ट 95% आसान थे, इजी था, पूरा रटा रटाया माल आया था। इसीलिए बोल रहा हूं, देखो आप ना कोशिश करना ना 2022 से 2024 तक के पेपर बहुत अच्छे से करना PYQ। अगर इतना आप 25 का नहीं भी करोगे ना, एकदम काम बन जाएगा। बहुत लोग डरते हैं कि तो लास्ट एग्जाम में उसको पढ़ लेते हैं, भाई लास्ट एग्जाम में बहुत आसान पूछा। आप 22 से 24 तक के रेलवे के जितने पेपर है उसको अच्छे से सॉल्व कर लिए ना, आपका एग्जाम CBT 1 कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। और मैं प्रयास कर रहा हूं, देखो अब कोई तो कोर्स अभी लाया नहीं हूं, 4-5 दिन समय दीजिए, जब भी आपको अपडेट दूंगा सक्सेस की, मैं कोशिश करूंगा ना सक्सेस की 98 ऑफिशियल जो ये एप्लीकेशन है ना, इसको अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना, कोशिश करूंगा 5 से 6 दिन के अंदर रेलवे और ALP का मैथ और रीजनिंग का प्रॉपर कोर्स आपको दे पाऊं, जिसके अंदर साइंस भी रहेगा। लेकिन ये डंके की चोट पर बोलूंगा ना, जितना मैथ रीजनिंग मैं आपको दे रहा हूं प्लस प्रैक्टिस के जो PDF दिया है, अगर उतना आप ईमानदारी से कर लेते हैं तो मैथ रीजनिंग में आपको कोई हिला नहीं सकता। जैसे मान लो, कहने का मतलब है एक चैप्टर मार लो मैथ का परसेंटेज, प्रतिशत, अगर ये चैप्टर मैंने आपको दिया, इसके बेस अच्छे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवाए, तो इसके बाद प्रैक्टिस के लिए जो मैं PDF आपको प्रोवाइड करवाऊंगा ना, उसके अंदर 18 से लेकर 25 तक के मैथ के हर एक बेहतरीन क्वेश्चन शामिल कर दूंगा, ताकि आपका एक बार बेस चैप्टर जो है वो बेस के साथ अच्छे से क्लियर भी हो गया, अच्छे क्वेश्चन के साथ। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए 18 से 25 तक जितने अच्छे क्वेश्चन बने उस चैप्टर से वो आप कर लो, ठीक है। हर चैप्टर का ऐसे मैं अपलोड कर दूंगा, मैथ का, सेम रीजनिंग का भी। तो एक तो विश्वास आएगा ना कि भैया मैथ रीजनिंग का जितना भी क्वेश्चन बने, ये बोल सकते हैं एग्जाम देने गए ना तो आउट ऑफ 100 95% क्वेश्चन हम सही कर आएंगे। और बहुत समय अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, समय बहुत है दोस्त, सिर्फ मेहनत कमी है। और ये मेहनत अगर आपने ईमानदारी से कर दिया तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता। याद रखना, ये सिर्फ भर्ती नहीं है, अपने माथे से जो बेरोजगारी कलंक है ना, ये मिटाने वाला भर्ती है दोस्त, ठीक है।